फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है बबल क्लासेज के ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, स्टडी विद बाबल सर पे अपनी जो क्लास चल रही थी वो चल रही थी अपनी पॉलिटिकल साइंस की क्लास, जिसके 4 लेक्चर अपने हो चुके हैं। और दोस्तों 4 लेक्चर के अंदर क्या हुआ वो मैं एक बार ब्रीफ में आपको रिवीजन करता हूँ। अपन पढ़ रहे थे भारत का जो संविधान बना है तो उसके संवैधानिक विकास के चरण पढ़ रहे थे। संवैधानिक विकास के क्या पढ़ रहे थे? चरण पढ़ रहे थे, जिसके अंदर अपन ने कहा था कि कहां से स्टार्ट किया था। सबसे पहले 1600 राजलेख से ब्रीफ में रिवीजन करवाता हूं एक बार 2 मिनट में, फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं। 1600 में फिर मैंने कहा था अपने कौन सा आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, जहां से कंपनी का शासन प्रारंभ होता है। फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। फिर अपन ने देखा था 3 क्या आए थे अपन, चार्टर एक्ट 1833 और 1853, 13, 33 और 53 के अंदर ये आए थे 3 चार्टर एक्ट। अच्छा, फिर 1857 की जो क्रांति हो गई थी 1858 के अंदर क्या है, भारत परिषद अधिनियम। इन सब के अंदर सारा का सारा शासन कौन संभालती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन 1858 के परिवर्तन जो आया था उसके अंदर बड़ा चेंज क्या किया गया था? उसके अंदर बड़ा चेंज ये किया गया था कि जो शासन है भारत में, जो शासन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर किसको दे देगा? ब्रिटिश सम्राट को हस्तांतरित कर दिया गया था। फिर इसके बाद में 1861 वाला, फिर उसके बाद में 1892 वाला, ये पढ़ लेते मैंने 2 क्लास में। फिर तीसरी क्लास में पढ़ने देखा था 1909 का मार्ले मिंटो और 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। यहां तक देख लिया था। मार्ले मिंटो इसको क्यों कहते हैं, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड क्यों कहते हैं, इसके बारे में अपनी डिटेल में जानकारी ली थी। फिर दोस्तों अगला जो लास्ट क्लास थी अपनी क्लास नंबर 4, उसके अंदर देखा था अपन ने साइमन कमीशन जो कब आया था 1927 में, और 1935 के एक्ट के बारे में। अब देखिए दोस्तों, अब अपन भारत का जो संविधान किस प्रकार से बना था उस चीज पर अपन चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, उस चीज पर चलने से पहले दोस्तों मैं आपको वहां ले जाना चाहूंगा कि अपने जो भारत का संविधान बना था उसकी मांग कब से उठनी शुरू हुई थी, ठीक है। ये एग्जाम के अंदर फ्रिक्वेंटली कई बार अपने को क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम के अंदर। और दोस्तों ध्यान रखना, पॉलिटिकल साइंस जो अपनी सब्जेक्ट है वो एक ऐसी सब्जेक्ट है जो आपके लिए, चाहे स्टेट का एग्जाम दे रहे हो आप, चाहे सेंट्रल का एग्जाम दे रहे हो, चाहे स्टेट पीसीएस दे रहे हो, चाहे यूपीएससी दे रहे हो, चाहे आरएस, एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, सबके अंदर पॉलिटी का अच्छा खासा वेटेज रखा जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने पॉलिटी क्लासें रेगुलर की है। अब दोस्तों पॉलिटी क्लास जो अपनी एक छोड़ के एक कंटिन्यू नहीं चलेगी क्लासें, अल्टरनेट डेज के अंदर अपन पॉलिटी क्लासें चलेगी, यानी वीक के अंदर 3 या 4 ही क्लास आपके आएगी, ठीक है। संडे की रहेगी छुट्टी अपनी, और मंडे से फिर से वापस वही रूटीन चलेगा, ठीक है साहब। अब देखिए कि अपन जो चलना है, अपन ये जो हो गया दोस्तों संवैधानिक चरण, अब तक कोई भारत आजाद नहीं हुआ था, ठीक है। अब भारत को आजाद करने के लिए भारत स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया था 1947 में, उसके बारे में अपन बाद में पढ़ लेंगे। पहले अपन देख रहे हैं कि पुराने टाइम में संविधान की मांग है वो किन किन लोगों ने कब कब की थी, क्यों? क्योंकि वहां से कई बार क्वेश्चन अपने को पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, अच्छा यहां तक का तो अब इसमें नोट डाउन करने वाला था नहीं अपने, ठीक है। अपन बढ़ जाते हैं आगे। तो दोस्तों संविधान की मांग, अपना जो टॉपिक है वो है कि संविधान की मांग करने वाले कौन कौन व्यक्ति थे, और फिर उसके बाद में उस मांग के आधार पर, या ऐसे कह सकता हूं जो मांग की वो मांग करने वाले क्या थे? बड़े लोग थे। तो उनकी मांग के दबाव के कारण फिर अंग्रेजी शासन को अपने जो संविधान है वो या बनाने के लिए, या फिर अपना यहाँ पर उत्तरदायी शासन या फिर प्रजा का शासन स्थापित करने के लिए झुकना पड़ा। देखिए दोस्तों, पहला जो बड़ा नाम आता है दोस्तों संविधान की मांग का, वो आता है संविधान सभा के निर्माण या खुद का, वो आता है दोस्तों 1895 में। सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल, अच्छा लाला जी को देख चुके हैं कि साइमन कमीशन के विरोध में उन पर क्या हुआ था? लाठीचार्ज, और उनकी क्या हुई थी? मृत्यु। और याद करो उनका डायलॉग बताया था मैंने आपको, क्या कहा था लाला जी ने जाते जाते? लाला जी ने कहा था कि अपने जो मेरे शरीर पर पड़ने वाली प्रत्येक लाठी, अंग्रेजी जो ताबूत है उसमें किसकी तरह साबित होगी? कील की तरह साबित होगी। याद करो, लाल बाल पाल, ये तो छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, गरम दल के जो नेता थे। तो दोस्तों 1895 में सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने किसकी मांग की थी? संविधान के निर्माण की मांग, संविधान के निर्माण की मांग की थी। अच्छा ठीक है, मांग की थी। अच्छा, ये तो इन्होंने ओरली मांग कर ली थी। अब दोस्तों 1905 में
इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने आंदोलन के रूप में संविधान सभा बनाकर क्या करने के लिए, संविधान बनाने की क्या की थी, मांग की। अच्छा, अभी संविधान की परिभाषा पढ़ेंगे। आप देखते हो बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हो आप, संविधान पढ़ लेते हो, संविधान की परिभाषा पता नहीं होती, रायता वहीं फैल जाता है। संविधान की परिभाषा पढ़ेंगे, ये तो पहले देख रहा हूं संविधान की मांग किसने की। जैसे संविधान स्टार्ट करेंगे ना तो पहले संविधान की परिभाषा पढ़ेंगे, ठीक है, कि संविधान की जो है परिभाषा की है एक्चुअली में एग्जैक्टली जो परिभाषा क्या होती है। दोस्तों मैंने कहा था जो आपके मेरी जो क्लास है आपको वो रीट या एलडीसी या अपने पुलिस कांस्टेबल है उस एग्जाम के लेकर आपको यूपीएससी एग्जाम तक की सारी चीजें कवर करवाने वाली है, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी एग्जाम जो मेंस होता है वो अपना डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, इस कारण वहां पर संविधान की परिभाषा पूछना लाजमी है, ठीक है, लाजमी। तो देखते थे आगे क्या हुआ था। अब देखिए दोस्तों 1905 में आंदोलन के रूप में संविधान सभा बनाकर संविधान बनाने की मांग की थी किन्होंने, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। यहां तक की कहानी क्लियर है आपको। तो दोस्तों ये सबसे पहले किसने मांग की थी, बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में। अब देखिए दोस्तों दूसरी बात, अपने गांधी जी ने 5 जनवरी 1922 को क्या की, मांग की। मैं समझा दूंगा मांग किस लिए की। इन्होंने कहा था कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनना चाहिए। किसके आधार पर, तो उन्होंने नाम लिया, बोला अफ्रीका के आधार पर। अफ्रीका में उस टाइम तक जो संविधान है वो जनता की इच्छा के अनुसार तक बन चुका था, ठीक है, या बन रहा था। इस कारण क्या कहा गया 5 जनवरी 1922 को मांग किसने की थी, गांधी जी। मांग की किसने, गांधी जी। अच्छा अब देखिए तीसरा 1924 में संविधान सभा के या संविधान के निर्माण की मांग की किसने की दोस्तों, मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू कौन थे, अपने जवाहरलाल नेहरू के पापा, जो भारतीय पहले प्रधानमंत्री हुए थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनके पापा थे मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू ने कहा भाई देखो हमें भी अब संविधान तो खुद का ही बनाना चाहिए। तो बोले चलो ठीक है बना लो, कोई मनाही थोड़ी है। तो इसकी तरफ ऐसे भारत जो अंग्रेज सरकार ने इसको कोई ध्यान नहीं दिया था, और ऐसा कहते हैं कि इनको चैलेंज किया गया मोतीलाल जी को कि अगर आप मतलब भारतीय इतने पढ़े लिखे नहीं हो, आप अपना संविधान बना लो। तो दोस्तों कहते हैं कि 1927 के अंदर उन्होंने संविधान बनाकर ले जाकर पटका था सरकार के सामने, बोले ये लोग ने बना लिया संविधान, तो बोले नहीं हम इसको मानते नहीं। तो कांग्रेस सरकार ने उस संविधान को मानने से मना कर दिया था। अब देखिए दोस्तों एक बड़ा नाम आता है जो अपने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1934 के संविधान सभा और संविधान के निर्माण की मांग की थी 1934 के अंदर एमएन रॉय, पूरा नाम है दोस्तों इनका मानवेंद्र नाथ रॉय। मानवेंद्र नाथ रॉय जो दोस्तों थे ये मजदूरों के नेता थे, इनकी पार्टी का नाम था वो था साम्यवादी पार्टी। इनकी पार्टी का नाम क्या था, साम्यवादी पार्टी। और दोस्तों अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में संविधान का प्रतिपादक, देखना ध्यान रखना, संविधान का निर्माता या जनक तो कौन है, अपने भीमराव अंबेडकर, जिनको आप जानते हो। भारत में पहली बार संविधान का प्रतिपादक या जिसने विचार दिया था वो कौन थे दोस्तों, ये थे। तो भारत में संविधान सभा के विचार का प्रतिपादक इनको माना जाता है। किनको माना जाता है, मानवेंद्र नाथ रॉय को। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज में मैंने आपको 4-5 चीजें क्लियर की है। सबसे पहले मांग की 1895 में किसने, बाल गंगाधर तिलक ने। 1905 में आंदोलन के रूप में संविधान सभा बनाकर संविधान बनाने की क्या की थी इन्होंने, मांग की, स्वदेशी आंदोलन। फिर 5 जनवरी 1922 को मांग की किसने, गांधी जी ने। फिर अच्छा इसमें दोस्तों कई जगह आपको 1921 भी मिल सकता है। क्यों मिल सकता है, क्योंकि 1921 और 22 दोनों में चल रहा था ये मामला, इसलिए कई जगह आपको 1921 भी मिल सकता है। गांधी ने 1921 में मांगी, कंफ्यूज नहीं करना है। 1924 में मांग की थी मोतीलाल नेहरू जी ने, और 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय, जिनकी पार्टी का नाम क्या था, साम्यवादी। और इन्होंने दोस्तों भारत में जो संविधान के विचार का प्रतिपादक माना था, इनको माना जाता है मोतीलाल जी, सॉरी मानवेंद्र नाथ रॉय। तो यहां तक कहानी क्लियर है आपको, आप इसको यहां तक नोट डाउन कीजिए और फिर बढ़ जाते हैं अपन आगे। अब देखिए
आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है जब आपने भारत में संविधान, एक क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में पीछे कि भारत में संविधान सभा का या संविधान का विचार का प्रतिपादक किससे माना जाता है, तो मानवेंद्र नाथ रॉय को। आप पूछोगे सर हमें विश्व का ही बता दो, क्या पता हम अच्छे लेवल का एग्जाम दे रहे हो यूपीएससी वगैरह का, ठीक है, या सेंट्रल में कोई एग्जाम दे रहे हो और हमें क्वेश्चन है पूछ ले जाए, तो चलो देख ले बता देते हैं इस विश्व में जो है संविधान का प्रतिपादक किसको माना जाता है। देखिए दोस्तों, भारत में संविधान सभा के विचार का प्रतिपादक किसको माना गया, एमएन रॉय को। विश्व में संविधान के विचार का प्रतिपादक दोस्तों यह माना जाता है ब्रिटेन के सर, नाम है इनका सर हेनरी मैन को, मैन आदमी, सर हेनरी मैन को। अच्छा, फिर आपके दिमाग में पूछा जाता है सर क्या सबसे पुराना संविधान ब्रिटेन का है ना, सबसे पुराना संविधान है अपने अमेरिका। विश्व के दादाजी, पूरे विश्व के दादाजी कौन है, अमेरिका है। हालांकि अभी तो कोरोना वायरस के कारण थोड़ा मामला गड़बड़ में हो रहा है। कल एक बार न्यूज आई थी कि दक्षिणी चीन सागर है, उसको लेकर विवाद चल रहा है दोस्तों। चाइना उस पर अपना पूरा अधिकार जमाता है। अपन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब देखेंगे दक्षिणी चीन सागर पर चाइना अपना पूरा अधिकार जमाता है। अमेरिका की बात आगे इसलिए बताता हूं मैं आपको कि दक्षिणी चीन सागर अपना अमेरिका जो है वो सॉरी चीन है वो क्या जमाना चाह रहा है, अपना अधिकार। और अमेरिका कह रहा नहीं तुम्हारा अकेले का नहीं है, उधर पास में इंडोनेशिया है, उधर अपने वियतनाम है, ठीक है, उनका भी ये इसमें दक्षिण चीन सागर में भाग है। अच्छा, आप बोलोगे दक्षिण चीन सागर वहां तो खारा पानी है, दोस्तों खारा पानी नहीं है, वहां पर बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, प्राकृतिक संसाधन होते हैं, तेल का उत्पादन होता है। इस कारण दक्षिण जो चीन है दक्षिण चीन सागर उन्होंने क्या दर्शाता है, प्रभाव। तो भी इसने अमेरिका ने युद्ध पोत भी भेजे थे, तो वो खदेड़ दिया था इसने चीन ने, और चेतावनी भी जारी की थी कि अभी तो कोरोना पर ध्यान दो, अपने घर में कोरोना से निपटने में ध्यान दो, ठीक है। तो दोस्तों अगर पूछा जाए कि सबसे पुराना संविधान किसका है, तो अमेरिका का। अच्छा, इसका विचार कब रखा गया दोस्तों इसका विचार रखा गया था, एक सम्मेलन हुआ था फिलाडेल्फिया सम्मेलन, और कब हुआ था ये 1787 के अंदर। देखो कितना पुराना है, 1787 के अंदर जो फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ था दोस्तों, उसके अंदर किसका विचार रखा गया था, पहली बार अमेरिका के संविधान बनाने का, संविधान के निर्माण का विचार। हालांकि संविधान बहुत ही छोटा है, ठीक है। जब अपन भारत का संविधान पढ़ेंगे ना, तब दूसरे जो विश्व के संविधान उनसे अपन तुलना करके देखेंगे भारत का संविधान कितना बड़ा है, और लिखित इतना बड़ा संविधान लिखा गया 2 वर्ष 11 में 18 दिन लगे थे। सारी चीजें अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाँ जी, यहां तक क्लियर है चीज। चलो ये नोट डाउन करना चाहो तो आप नोट डाउन कर लो, फिर अपन बढ़ जाते हैं आगे। देखिए देखो, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि अपने मोतीलाल जी नेहरू ने 1924 के अंदर क्या की थी, संविधान सभा के जो निर्माण की मांग की थी। 1928 के अंदर उन्होंने नेहरू रिपोर्ट भी प्रस्तुत की थी। मैंने कहा था ना, अंग्रेजों सामने अंग्रेजों चैलेंज दिया, बोला आपके पास तो दिमाग ही नहीं कि आप संविधान बना लो, ठीक है भाई। भारतवासियों को तो क्या कहते जंगली गवार कहते थे वो लोग, हमें जो इंग्लिश वाले जो ब्रिटिशर्स थे। तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके अंदर कुछ पॉइंट रखे गए थे, मतलब ये पॉइंट है, वो अपन पॉइंट अपन मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे सारे के सारे, ठीक है। अब इसके अंदर आगे बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों ऐसे मांग बढ़ रही थी, ठीक है, मांग बढ़ रही थी, तो जो जवाहरलाल जो मोतीलाल नेहरू तक 1924 में कर दी थी, लेकिन अब तक कांग्रेस जो है वो पिक्चर में नहीं आई थी कि कांग्रेस ने कब मांग की। तो देखिए दोस्तों, अपन कहां बढ़ चुका है, अपन बढ़ चुका है 1895 में मांग, ठीक है। फिर उसके बाद 1922, ठीक है। फिर उसके बाद 1924 और फिर उसके बाद 1934 मानवेंद्र नाथ रॉय। यहां तक चर्चा देख चुके हैं अपन। विश्व का सबसे पुराना संविधान अमेरिका का, फिलाडेल्फिया। अब देखिए दोस्तों, बात आती है 1936। याद रखने के लिए कैसे देखिए, 6 होता है, 6 पर इंग्लिश का वर्ड कौन सा होता है, एफ, और एफ पर 1, बी 2 पर, सी 3 पर, डी 4 पर। तो एफ से क्या बनता है, एफ से दोस्तों एक सम्मेलन हुआ था, फैजपुर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन। कब हुआ था, 1936 में। अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, कांग्रेस के सम्मेलन वहां पढ़ते हैं अपन, एक आगे इसका बता रहा हूं। इसके अध्यक्ष थे अपने नेहरू जी,
जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों 1936 के भोजपुर अधिवेशन में अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से पहली बार संविधान के निर्माण की मांग की थी, या संविधान सभा के गठन की क्या थी, मांग की। इसी के बाद 1938 8 कितने नंबर में आता है, एच आता है 8 नंबर में। एच से दोस्तों याद रखना हरिपुरा अधिवेशन। अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन थे अपने दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वर्तमान में नेताजी किसी और को बोलते हो, समझिए किसको बोलते हो। हरिपुरा जो अधिवेशन था दोस्तों, हरिपुरा अधिवेशन के अंदर किसने की थी, फिर से मांग को दोहराया गया, फिर से मांग को क्या गया दोस्तों, दोहराया गया। ठीक है, तो ये तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से सर्वप्रथम कब संविधान सभा के निर्माण किया, संविधान के गठन की मांग की थी। तो दोस्तों 1936 के भोजपुर अधिवेशन के अंदर कांग्रेस ने क्या की थी, इसकी मांग की थी। ठीक है, तो आप यहां तक नोट डाउन कर लो इस चीज को एक बार। अच्छा दोस्तों, यहां तक क्लियर है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई अपने 1936 1938 के अंदर भोजपुर, ये हो गया। अच्छा ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि आगे किस प्रकार से जो भारत का है वो संविधान के निर्माण की कहानी चली थी। देखिए 1940 की बात, देखिए 2-2 साल का अंतर बढ़ रहा है दोस्तों। देखिए 1934 1936 1938 1940 और 1942। अभी 42 क्या आएगा देखते हैं। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको कि 1938 वाला अपन ने कहा था ना, देखो याद रखना तरीका मैंने बताया। 8 किस पे आता है, एच यानी हरिपुरा अधिवेशन का नाम पूछता है दोस्तों, ध्यान रखना। तो 1938 की जो हरिपुरा अधिवेशन उसके अध्यक्ष तो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। लेकिन दोस्तों इसमें अध्यक्ष तो कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। लेकिन इसके अंदर जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान के निर्माण की मांग की। ये पॉइंट आप जोड़ लेना वहां तक, वहां पर जान पीछे लिखा 1900 वयस्क मताधिकार के आधार पर। कब, 1938 वाले, जिसमें अध्यक्ष कौन थे अपने सुभाष चंद्र बोस। तो यहां तक क्लियर है। अच्छा 1940 में दोस्तों आया था अगस्त प्रस्ताव, कांग्रेस अपने अंग्रेजों की ओर से। इस अगस्त प्रस्ताव में क्या कहा गया, बोला कि ठीक है संविधान की मांग को मान लिया गया, संविधान की मांग को मान लिया गया। अच्छा ठीक है साहब, माना गया इसके अंदर। अब दोस्तों 1942 में भारत आया था क्रिप्स मिशन। अब देख रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा मैं आपको। क्रिप्स मिशन का मतलब आप सोचोगे इसमें बहुत सारे आदमी थे दोस्तों। इसके अंदर एक ही व्यक्ति था, उसका नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स। स्टेफोर्ड क्रिप्स एक ही आदमी था, और इसने जो संविधान का विचार रखा कि संविधान सभा कैसे बने, संविधान सभा की घटना क्या का विचार, और कब बनेगी कब दोस्तों। 1939 द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था, तो उन्होंने कहा था कि बढ़ेगी कब ये, तो बोला संविधान सभा में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनेगी। लेकिन मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना 1906 के अंदर हुई थी, मुस्लिम लीग ने इन दोनों प्रस्तावों को क्या कर दिया, ठुकरा दिया। बोला ना, इनके अनुसार हम सरकार नहीं बनाएंगे। तो बोल भाई क्यों, तुम्हारे ये पेट दुख रहा है क्या? बोला ना, पेट नहीं दुख रहा, हमारे को अलग से हमारा डोमिनियन स्टेट चाहिए, मतलब अलग से हमारा देश चाहिए। मुस्लिम लीग दोस्तों लास्ट तक इसी चीज के लिए अड़ी थी, और गांधी जी लास्ट तक यही कोशिश कर रहे थे कि अलग से देश नहीं बनाना। लेकिन आखिर में वो कहते हैं ना कि मारवाड़ी में कहावत है कि राड़ू बाढ़ बली, राड़ू बाढ़ बली, यानी कि लड़ाई से तो अच्छा है कि दीवार बढ़ा ली जाए। ठीक है, तो इनको पता था कि अगर मान लो इसको अपन ले दे के मना बना के रख भी लेंगे तो इनमें से क्या अड़ाते रहेंगे, अड़ंगे अड़ाते रहेंगे, और कुछ ढंग का काम कुछ देश के अंदर होने नहीं देंगे। तो लास्ट में फिर गांधी जी ने सोचा कि नहीं, अब इनकी जब मांग है उनको मान ही लेते हैं। तो लास्ट में बड़ी मुश्किल से उनकी मांग को माना गया था, और फिर भारत और जो पाकिस्तान है जो संप्रभु राष्ट्र घोषित किए गए थे। देखिए 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। अब दोस्तों देखिए जो इंपॉर्टेंट मिशन आया। अच्छा, क्रिप्स मिशन को दोस्तों गांधी जी ने एक शब्द कहा, गांधी जी ने इसको कहा था उत्तर तिथीय चेक
पोस्ट डेटेड चेक। ये क्यों बता रहा हूं, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर तिथि है चेक का, तो गांधी जी ने। पोस्ट डेटेड चेक यानी कि एक ऐसा चेक जिस पर डेट ही नहीं है कि ये कब तक वैलिड है, ठीक है। अब दोस्तों, और जवाहरलाल नेहरू ने इसके साथ एक और जोड़ दिया था, बोला चेक में तो गड़बड़ है जो है ही, और ये चेक जिससे ना, जिस बैंक का है ना, वो बैंक कैसी है, लड़खड़ा रही है। तो जो जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था, लड़खड़ाते हुए बैंक का उत्तर तिथि है चेक। गांधी जी, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने क्या जोड़ दिया इसमें, लड़खड़ाता हुआ बैंक। गांधी जी ने कहा था कि चेक जो है ना ये फर्जी है, कोई काम का है नहीं। तो इन्होंने कहा कि जवाहरलाल ने कहा नहीं, चेक तो फर्जी है जो है, बैंक भी फर्जी है। कांग्रेस ने जिसको भेजा वो तो फर्जी है ही, जो अंग्रेज है वो भी क्या है, फर्जी है, ठीक है। तो ये बातें हो गई दोस्तों 1940 के अगस्त प्रस्ताव और 1942 के क्रिप्स मिशन के, ठीक है। यहां तक कहानी आपको क्लियर है। अब बढ़ जाते हैं दोस्तों इसमें आगे। अब देखिए, अब आगे कहानी कुछ स्टार्ट होगी इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों जो अगला मिशन आएगा, ठीक है, अगला जो मिशन आएगा वो मिशन है, उसको उसी ने जो पूरी है संविधान जो है सभा, उसकी पूरी की पूरी जो कहानी है अपने क्या कर दी थी, बदल दी थी उसने अपने जो है पूरी कहानी बदल दी। किसकी बदल दी, संविधान की। यहां तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया होगा वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। देखिए, अब देखिए, सबसे पहले दोस्तों अपना कैबिनेट मिशन पर आने से पहले मैं आता हूं संविधान की परिभाषा। संविधान की परिभाषा वो 10th क्लास की बुक में मिल जाएगी। थोड़ी सी स्टैंडर्ड परिभाषा देखते हैं, थोड़ी सी स्टैंडर्ड परिभाषा देखते हैं। दोस्तों संविधान की परिभाषा ऐसी है कि संविधान एक कानूनी दस्तावेज है। संविधान एक कानूनी दस्तावेज या दस्तावेज होता है जो विभिन्न संस्थाओं के संगठन व कार्य प्रणाली, विभिन्न संस्थाओं के संगठन कह दो चाहे स्थापना कह दो, वह उनकी कार्य प्रणाली को निश्चित और नियमित करता है। संविधान क्या है, कानूनी दस्तावेज है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो क्या है, विभिन्न संस्थाओं के संगठन और कार्य प्रणाली को क्या करता है दोस्तों, निश्चित और नियमित करता है। फिक्स भी करेगा कि ये कार्य प्रणाली को कंट्रोल भी करेगा। कहने का मतलब है, जैसे हम देखो लोकसभा एक संगठन है, राज्यसभा एक संगठन है, अपने राज्य है वो भी एक संगठन है। तो संविधान के अंदर दोस्तों सारी की सारी जो संगठन है किसी भी देश के, उन सबको क्या किया गया है, नियमित और निश्चित किया गया है। किसकी सहायता से, संविधान की सहायता से, ठीक है। ये परिभाषा केवल आपको समझने के हिसाब से लिखी गई है। अच्छा, सारा का सारा ढांचा, सभी संस्थाओं का संगठन मतलब ढांचा पूरा और किसके अंदर दिया गया है, संविधान के अंदर। जैसे अपने दिया था ना कि आर्टिकल इसके अंदर ये है, और मान लो जैसे आर्टिकल 76 है, ठीक है, उसके अंदर अपने अटॉर्नी जनरल है, उसकी नियुक्ति कौन करेगा, कैसे करेगा, कितने साल के लिए करेगा, सारी चीजें कितनी दी है, राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होगी, कौन होगी, किस पर चुनाव होगा, सारी चीजें दी हुई है। तो दोस्तों ये है अपना संविधान। अब देखिए दोस्तों, 1940 का अगस्त प्रस्ताव हो गया, 1942 का क्रिप्स मिशन हो गया, बात है 1946 की। कब की, 1946। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिशन आता है, इसको कहते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन। अब देखिए कि इसको कैबिनेट क्यों कहते हैं, कैबिनेट मिशन क्यों कहते हैं। पहली चीज दोस्तों, इसके अंदर जो 3 सदस्य, क्रिप्स मिशन में कितने सदस्य थे, एक ही सदस्य था, इसके अंदर कितने सदस्य थे, 3 सदस्य। अच्छा, तीनों सदस्य थे वो ब्रिटेन की कैबिनेट के सदस्य थे, ब्रिटेन की कैबिनेट के सदस्य, इसको क्या कहते हैं, कैबिनेट मिशन। 3 सदस्य कौन कौन से थे वो देखिए। एक था दोस्तों इसके अंदर पैट्रिक लॉरेंस, दूसरा इसके अंदर था
स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो अपने पहले आ चुका है। तीसरा दोस्तों इसके अंदर था एवी, हिंदी में लिख देता हूं मैं, एवी अलेक्जेंडर। दोस्तों कहते हैं कि एवी अलेक्जेंडर था वो नौसेना का मंत्री था, नौसेना मंत्री, ये व्यापार मंत्री और ये भारत सचिव था उसमें। पैथिक लॉरेंस भारत सचिव, भारत सचिव ने पद तो समाप्त कर दिया गया था लेकिन व्यक्ति तो रखा गया था उसमें, ठीक है। तो ये दोस्तों तीनों आदमी थे। और याद करो वो दिन जब अपन ने क्या पढ़ा था कि भारत सचिव ब्रिटेन की संसद का क्या होता था, व्यक्ति होता था। इस कारण किसके प्रति उत्तरदायी होता था, संसद के प्रति। किस, कौन सी, ब्रिटेन की, भारतीय जनता के प्रति नहीं होता था। याद करो भारत सचिव और भारत मंत्री का पढ़ा था। तो दोस्तों 3 सदस्य थे। अब दोस्तों देखिए जहां भी ऑब्जेक्टिव जो पेपर होता है उसके अंदर जो 4 ऑप्शन आते हैं ना, वहां अगर कोई भी ऐसा पढ़ रहे हो कोई चीज जिसके अंदर 3 या 4 चीजें हो तो वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है। कैसे इंपॉर्टेंट होती है, आपको पूछ सकता है कैबिनेट मिशन में 3 तो ये नाम देगा, और पूछ रहा है कैबिनेट मिशन में निम्न में से कौन सदस्य नहीं था, एक और नाम दे देगा, पूछ ही दे देगा। क्लेमेंट एटली उस टाइम ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, ऐसे नाम चिपका दिया, ठीक है, कुछ चिपका देगा, ठीक है। तो ये तीनों सदस्य आपको ध्यान रखना है, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। अच्छा कौन क्या था ये ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत आपको नहीं, ये मैंने जस्ट आपको। अच्छा ये जब दोस्तों मिशन आया तो इस मिशन ने जो रूपरेखा प्रस्तुत की, संविधान की क्या रूप प्रस्तुत की इसने, रूपरेखा, संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस संविधान की रूपरेखा को मुस्लिम हद जो लीग थी ना उसने भी काफी हद तक क्या कर लिया गया, संतुष्ट कर लिया। मुस्लिम लीग ने भी काफी हद तक इस चीज को क्या कर लिया था, मान लिया था, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों क्रिप्स मिशन आया कब था, 1946 के अंदर, डेट ध्यान रखना, ठीक है। ये 4 साल का अंतर आ गया है, 1936 से अपने 34 से अपने चल रहा था, कहां तक, 42 तक, 2 साल में। अब 42 सीधा कहां जाना है अपने को, 46 पर। कब, कैबिनेट मिशन के अंदर 3 सदस्य, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। अच्छा मुस्लिम लीग संविधान की रूपरेखा को तैयार पेश की, इसने संविधान की रूपरेखा पेश की, इसको मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया, काफी हद तक क्या कर दिया, सहमत हो गई। और इधर बढ़ाकर कौन थी जो भारत में थी, वो कांग्रेस। मुस्लिम लीग बाद में पाकिस्तान में, पाकिस्तान में थी, जिन्ना जिसके हेड हुआ करते थे, ठीक है। कई लोगों को भी दोष देते जिन्ना को, अगर जिन्ना नहीं तो हमारा भारत एक होता, भारत एक होकर करते क्या, वो फालतू लफड़ा करते पाकिस्तान वाले, तो उसका कोई फायदा ज्यादा होने वाला था नहीं, ठीक है। ये मेरे अपने विचार है, इसका फायदा ज्यादा कुछ होने वाला था। अब देखिए इसने जो रूपरेखा प्रस्तुत की, वो क्या रूपरेखा प्रस्तुत की उसके बारे में हमें को जानना है, ठीक है। एक बार आप इसको यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर देखते हैं आगे। चलो यहां तक क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। अब देखिए कैबिनेट मिशन ने संविधान की जो रूपरेखा प्रस्तुत की थी ना दोस्तों, अपन वो देखते हैं। अब वो जो रूपरेखा थी अपन ने, उसी जो रूपरेखा के आधार पर क्या किया गया, उसी रूपरेखा के आधार पर अपने संविधान सभा क्या कराए गए थे, चुनाव कराए गए थे। तो पहले देखिए जी कैबिनेट जो मिशन है उसकी रूपरेखा इस प्रकार से थी, देखिए जी। अब समझिए, अब अपन आ जाते हैं कैबिनेट मिशन ने क्या कहा। कैबिनेट मिशन ने यह कहा कि जो भारत की जो संविधान सभा बनेगी ना, भारत की जो संविधान सभा बनेगी, उस संविधान सभा के अंदर सदस्य कितने होने चाहिए टोटल, बोला भाई साहब 389, कितने होने चाहिए, 319। बोला 389 को कैसे बांटोगे, टोटल सदस्य कितने, 389। याद करो मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं, उस टाइम भारत 2 भागों में विभक्त था एक तरह से, एक तो था ब्रिटिश भारत और एक था देसी रियासतें। ब्रिटिश भारत जो सीधे किसके कंट्रोल में थी, अंग्रेजों कंट्रोल में। देसी रियासतें जो राजाओं कंट्रोल में थी, और राजाओं में संधि थी किससे, अंग्रेजों से, आफ्टर ऑल वो भी अंग्रेजों कंट्रोल में थी। तो इन्होंने कहा कि कुछ सीटें इनमें से है ब्रिटिश भारत की, ठीक है साहब, और कुछ सीटें हैं अपने देसी रियासतों के लिए, या जिसको नाम कहते हैं रियासती भारत भी कह देते हैं। बोला कितनी सीटें दोगे देसी रियासतों को, बोला 93। इनको कौन भेजेगा, इनको कौन भेजेगा, राजा भेजेगा। देसी रियासतों का मतलब है रियासती भारत जिसमें शासन राजाओं का ही था, जैसे राजस्थान की सारे राजाओं की संधि थी किसके साथ, अंग्रेजों के साथ, ठीक है। फिर ब्रिटिश भारत, बोला इसको 2 भागों में तोड़ेंगे। अच्छा पीछे सीटें कितनी बच गई देखो, 93 जाएगी तो सीटें बचेगी आपके पास कितने, 296,
कितनी सीटें बच गई 290 तक। बोला कि इसको कितनी मिलेगी, बोला 296। अच्छा बोला 296 में भी और तोड़ना है, 292 और 4, ये सारे के सारे क्या होंगे निर्वाचित। उधर वाले सारे के सारे कैसे होंगे मनोनीत। राजा सीधा भेज देगा कि हमारा जो है संविधान सभा हमारा जो सदस्य रहेगा वो ये है, और इधर वाला को दोस्तों क्या होगा निर्वाचन। अच्छा निर्वाचन कैसे होगा, वही एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से। अभी आगे होता जाएगी ये चीज। अब 292 मत है, 4 वाला देखते हैं पहले। 4 दोस्तों थी, ये थी मुख्य आयुक्त प्रदेश, मुख्य आयुक्त प्रदेश, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। याद रखना आपको एबीसीडी से, बिल्कुल वैसे ही जैसे राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण में 4 रियासतें, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सेम उसी प्रकार ये अजमेर, मेरवाड़ा, ऐसे अजमेर, मेरवाड़ा, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग कर्नाटक, और डी से अपनी राजधानी दिल्ली। ट्यूशन बन गया क्या अपने कि मुख्य आयुक्त प्रदेश कितने थे 4, अजमेर, मेरवाड़ा राजस्थान, बलूचिस्तान सिंध में, और कुर्ग कर्नाटका में, और दिल्ली था दिल्ली। अब देखिए दोस्तों, कहा कि 4 तो आ जाएंगे यहां से निर्वाचित हो गए, और 292 कहां से आ जाएंगे प्रांतों से। कहां से आ जाएंगे प्रांतों से। प्रांत दोस्तों उस टाइम थे 11, जिसमें सबसे बड़ा प्रांत था वो था संयुक्त प्रांत, तो वर्तमान में अपना कौन है यूपी, यूनाइटेड प्रोविंस नाम था, उसी का बाद में नाम बदल गया उत्तर प्रदेश बना दिया गया था यूपी। बोला सर्वाधिक कहां से आएंगे, बोले यूपी से। बोले कितने लोग, बोले 55। कितने निर्वाचित होंगे, अच्छा रियासतों में सर्वाधिक कहां से आएंगे, बोले मैसूर रियासत से। कितने मैसूर रियासत सर्वाधिक, कितने, बोला 7। अपने अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में दोस्तों जयपुर से गए थे कितने 3, जोधपुर और बीकानेर से थे 2 व्यक्ति। उतना डिटेल में अपने को नहीं जाना है, आपके उतना जान रखो। तो दोस्तों जो संविधान सभा का जो विचार लगाया कैबिनेट मिशन के द्वारा, उसमें कितने सदस्य होने थे 389, 389। बोला 389 को भी कैसे तोड़ो, बोलो 2 भागों में तोड़ो, एक तो ब्रिटिश भारत और एक रियासती भारत। ब्रिटिश भारत सीधा अंग्रेजों के अंडर में था, रियासती भारत राजाओं के अंडर में था। बोला ब्रिटिश भारत से कितने, बोले 296, 296, ठीक है साहब। यहां से कितने, बोला 93। बोला कौन भेजेगा, बोले राजा। बोला सबसे बड़ी रियासत मैसूर रियासत, कितने थे 7, या सर्वाधिक पूछ रहे मैसूर रियासत से थे 7। ब्रिटिश भारत में भी 292 प्रांतों से, सबसे ज्यादा संयुक्त प्रांत से, सबसे बड़ी थी। इधर मुख्य आयुक्त प्रदेश, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कितने थे, अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग कर्नाटका और दिल्ली, ठीक है साहब। ये इस प्रकार से क्या किया गया दोस्तों, अपना जो सारा का सारा है वो 389 सीटों का क्या गया डिवीजन किया गया, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और इसको ऐसे कैसा आपको छाप के रखना माइंड के अंदर, ठीक है, कि 389 थे, 296 थे और 93 थे। अब देखिए दोस्तों चीज को समझिए कि इनका तो देखो चुनाव होना ही नहीं था भाई, इनका तो अपने को चुनाव होना ही नहीं था ना, इनका चुनाव होना ही नहीं था। अच्छा, और चुनाव किसका होना था, क्या इस वाला का होना था, 296 का क्या होना था, निर्वाचन होना था। अब इनका निर्वाचन करने के लिए दोस्तों सीटों का वर्गीकरण किया गया 3 वर्गों में, वो देखते हैं कैसे किया गया। यहां तक क्लियर है आपको, देखिए सीटों का वर्गीकरण किया गया 3 जो है वो वर्गों में, वो किस प्रकार किया गया, याद रखना। देश रियासतों से कितने आए थे 93, तो सारे के सारे क्या थे मनोनीत, कौन भेजेगा, राजा, सीधा। देखिए दोस्तों इधर था 296 और इधर था 93, ये तो सीधे सीधे राजा को टेंशन नहीं थी। अब बात आई 296, इनमें दोस्तों 3 वर्ग बांटे गए, एक तो बांटा गया सामान्य, एक बांटा गया मुस्लिम, और एक बांटा गया सिख। सिखों के लिए सीटें रख दी गई 4, यानी कि उन पर केवल 4 पर कौन खड़े हो सकते हैं, केवल सिख खड़े हो सकते हैं।
मुस्लिम के लिए आरक्षित की गई 79 और सामान्य सीटें थी 213। काउंट कर लो 213, 79 और 4 कितना जगह 83 और 13 कितने 96 और 200 तो 296। ये तो 296 सीटें हैं जिन पर क्या होना चाहिए निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। इन सीटों पर क्या हुआ निर्वाचन प्रणाली लिख देता हूं एकल संक्रमणीय हस्तांतरित मत प्रणाली जो भी अपने राष्ट्रपति के चुनाव वगैरह होते हैं वो जब पढ़ेंगे तब देख लेंगे बड़े डिटेल। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा क्या हुआ इसका चुनाव 296 सीटों पर, सामान्य के लिए 213, मुस्लिम के लिए 79 और सिख के लिए 4। अब देखिए बात आई मजे की दोस्तों, चुनाव कराए गए थे वो कराए गए थे जुलाई अगस्त 1946। जुलाई अगस्त 1946 के अंदर क्या करा दी गई संविधान सभा में चुनाव करवा दी गई। जीतने वाले कौन थे विनर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे 213 सीटों पर, जीती 208। याद ये रखना कांग्रेस कितने में जीती 208। सामान्य थे इस पर, लेकिन तो सामान्य का मतलब केवल नहीं था कि सामान्य खड़ा हो सकता है, इसमें ओबीसी एससी एसटी मुस्लिम एससी सारे के सारे खड़े हो सकते थे। कांग्रेस जीती 208, मुस्लिम लीग सीटें ले पड़ी 73। बच्ची कितनी बताओ देखे मेरे को 73 और 8 81 हो गई, सीटें कितनी बच गई 15। दोस्तों 7 अलग अलग राजनीतिक दल थे, सबकी एक एक सीट आई और 8 दोस्तों हो गए निर्दलीय। 8 क्या जीत गए निर्दलीय। अच्छा ये जो दोस्तों 208 तो कांग्रेस के पास थी और इनमें से 7 ने और समर्थन दे दिया, तो कांग्रेस को समर्थन प्राप्त था 215 सीटों, तो इसके पास बहुमत हो गया, कोई लफड़ा ही नहीं, कोई टेंशन नहीं था बिल्कुल। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये विनर करा था। अब देखिए दोस्तों बारी आई मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग को सीटें दे रखी थी आरक्षित 79 पर तो केवल मुस्लिम ही खड़े हो सकते थे और बाकी पर भी कुछ खड़े किए थे उन्होंने 213 वाली पर भी, उसके बावजूद 73 पर सिमट गई कौन मुस्लिम लीग। स्थिति हुई क्या कमजोर। तो दोस्तों याद करो सांप्रदायिक पंचायत कब आया था 16 अगस्त 1932 को। दोस्तों वापस वही डेट है कब 16 अगस्त में यहां लेता हूं ताकि रूटीन में चलता रहे। 16 अगस्त 1946 को दोस्तों मुस्लिम लीग ने मनाया सीधी कार्रवाई दिवस। ठीक है, आप एक बार यहां तक चाहो तो नोट डाउन कर लो इसको ताकि फिर आगे लिखने में अपने को परेशानी नहीं हो। ठीक है, मैं समझाता हूं कि 296 पर निर्वाचन होने वाला था, सीट पर सामान्य के लिए ये तो आरक्षित की गई थी, 3 वर्ग बनाए गए थे और ये दोस्तों जीतने वाले। चुनाव कब हुए थे जुलाई अगस्त 1996। कौन सी प्रणाली पर एकल संक्रमणीय हस्तांतरित मत प्रणाली। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अगर नोट डाउन करना चाहो वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन भी अच्छे से कर सकते हो। मैं आपको बताता हूं आगे। देखिए दोस्तों आपको डरने से बिल्कुल मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल साइंस है बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने वाला है आपकी जिंदगी में पॉलिटिकल साइंस। याद रखना आप क्लासेस रेगुलर लीजिए, क्लास मिस मत कीजिए। आप सीधी 4th लेक्चर 5th लेक्चर पे जाओगे तो हवा नहीं लगेगी, कुछ नहीं पता लगेगा क्या बकवास करे मास्टर। ठीक है, इसलिए शुरू से क्लास ली चलेगी। अगर पीछे छूट रही हो तो मेरी अल्टरनेट क्लास चलती है, आप एक दिन के अंदर कवर कर सकते हो। मात्र 40 से 50 मिनट की क्लास आती है। देखिए अब आगे ऐसा तो है नहीं 10-10 मिनट की क्लास 15 मिनट की क्लास तो मैं लेकिन कम से कम 40 मिनट की क्लास 45 मिनट की क्लास तो बढ़नी चाहिए अध्ययन करने के लिए। दोस्तों बात है 16 अगस्त 1946। सीटें कितनी दे रखी थी 79, मुस्लिम लीग को जीती कितनी 73। स्थिति कमजोर हुई तो मुस्लिम लीग ने दोस्तों क्या मनाया, मुस्लिम लीग ने मनाया सीधी कार्रवाई दिवस, जिसको प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस भी कहते हैं। सीधी कार्रवाई दिवस मनाया किसने मुस्लिम लीग द्वारा। अच्छा बंगाल के दोस्तों उस टाइम नवाब थे या पीएम के दूं सुराहावर्दी, उन्होंने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया था। बंगाल के पीएम कौन थे सुराहावर्दी, उन्होंने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया था किसमें सीधी कार्रवाई दिवस में। यह डेट इंपॉर्टेंट बन जाती है दोस्तों। याद करो जहां मैंने आपको सांप्रदायिक पंचायत बताया था, सांप्रदायिक पंचायत या फिर मैं कह दूं सांप्रदायिक अवार्ड कब हुआ था 16 अगस्त 1932 को। मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन, दलितों को पृथक निर्वाचन देने के लिए उसके बाद में पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में, पूना में यरवदा जेल में जान से कर दिया था। याद करो पीछे चीजें दिमाग में रील घूमनी चाहिए, जैसे पिक्चर बननी चाहिए ऐसे कैसे। ठीक है, तो ये दोस्तों कहानी हुई 16 अगस्त 1946 की। अब चुनाव जुलाई अगस्त के अंदर हो गए,
थोड़ा बहुत डिस्प्यूट चल रहा था बीच में। फिर धीरे धीरे दोस्तों जो अपने देसी रियासतें थे उनके लोग भी क्या आने लग गए। भाई 296 में चुनाव हो गया था ना, 296 में चुनाव हो गया, प्लस 93 कौन से थे, देसी रियासतें थी ना, तो 93 वाले जो देसी रियासतें थी ना वो भी लोग धीरे धीरे आने लग गए। तो अब दोस्तों बारी आती है अपने, अपन देखते हैं इसके अंदर आगे कि बैठक, इसके अंदर देखते हैं बैठक। तो दोस्तों संविधान सभा की, संविधान, अच्छा उससे पहले दोस्तों मैं एक चीज बता दूं आपको कि जो दो बड़े नेता थे, कौन, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। पहले वो बताता हूं आपको कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ये दोनों ही जो थे दोस्तों ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। बाकी सारी की सारी बड़ी हस्तियां थी वो संविधान सभा के सदस्य थे। तो पूछा जाता है क्या महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य बने थे, ना, जिन्ना बने थे ना, खड़े ही नहीं हुए थे, खड़े ही नहीं हुए थे, ठीक है। अच्छा दूसरी बात पूछा जाता है कौन से दो आदमी थे जिन्होंने संविधान सभा से क्या दे दिया था, इस्तीफा। तो दोस्तों दो नाम याद रखने आप, तेग बहादुर सप्रू और जयप्रकाश। मैं अगर शॉर्ट में कहूं तो जेपी, जेपी मूवमेंट चला था, जेपी आंदोलन चला था, बहुत ही फेमस आंदोलन चला था, ठीक है, जैसे भाजपा से रिलेटेड थे पुराने टाइम में। ये जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू जो थे दोस्तों इन्होंने क्या दे दिया था, संविधान सभा से इस्तीफा दे दिया। दो नाम याद रखने, दो नाम, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तेग बहादुर सप्रू जयनारायण व्यास से संविधान सभा से क्या दे दिया था, इस्तीफा। याद रहेगा आपको चीजें। अच्छा अब देखिए, अब कहानी चल रही थी तो दोस्तों संविधान सभा की, अब बोले संविधान सभा बन गई। अब संविधान सभा बन गई तो बोला कि संविधान बनाएगी, संविधान सभा काम क्या है, संविधान का निर्माण करना। तो बोला बैठक कर लो, बोला बैठक कर लो साहब। तो दोस्तों बैठक की गई थी संविधान सभा की, इंपॉर्टेंट आ गया आप धीरे धीरे, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को कहां पर हुई थी दोस्तों, तो सेंट्रल लाइब्रेरी दिल्ली में, केंद्रीय पुस्तकालय, उसमें हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। इसमें दोस्तों एक महत्वपूर्ण काम हुआ था, प्रस्ताव लेके आए थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी क्या लेके आए, प्रस्ताव। अच्छा किसका प्रस्ताव लेके आए दोस्तों, फ्रांस में एक परंपरा थी कि जो पहली बैठक होती है ना संविधान सभा की, अभी भी वही चल रही है। अभी अपने लोकसभा है भाई, जिनका निर्वाचन होता है लोकसभा है, राज्यसभा तो डायरेक्ट निर्वाचित होते, राज्यसभा के तो होते निर्वाचित ही है, ठीक अलग तरीके से होता है, लोकसभा के तो डायरेक्ट नहीं होते। लोकसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं जब वो चुन लिए जाते हैं तो उनको शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो दोस्तों जेबी कृपलानी ने प्रस्ताव लाए कि फ्रांस की परंपरा के अनुसार, फ्रांस की परंपरा के अनुसार क्या करना चाहिए, हमें भी अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, जिसको क्या नाम दिया जाता है दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर बनना चाहिए। बोला वहां कैसे बनता है प्रोटेम स्पीकर, बोला वहां बनता है सबसे बुढ़े आदमी को, तो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस हो। बोला यहां कौन थे दोस्तों, यहां थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो सबसे बुढ़े व्यक्ति थे, उनको क्या बनाया गया दोस्तों, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण। पहली बात, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, कहां, सेंट्रल लाइब्रेरी। प्रस्ताव जेपी कृपलानी के प्रस्ताव पर फ्रांस की परंपरा को अपनाते हुए अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। यह हो गई दोस्तों पहली बैठक। पूछा जाता है यहां पर एक क्वेश्चन, कितने सदस्यों ने भाग लिया था, 207 ने मात्र, थे कितने टोटल, 296। भाई 296 73 तो सीधे ही निकाल दो, मुस्लिम वाले तो भाग लेने वाले थे ही नहीं, बचे कितने लास्ट में, सॉरी 223 बचे, 223 में कितने भाग लिया, 207। लेकिन बाद में बढ़ते 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 बढ़ गए, 215 हो गई थी जनसंख्या, संख्या फिर आगे भी और बढ़ेगी तो आगे देखेंगे। तो दोस्तों ये कहानी हो गई अपने आज की। अच्छा यहां तक कि मैं इसको रोक रहा हूं क्योंकि एक दिन के अंदर मैं ज्यादा क्लास इसलिए नहीं ले रहा, क्लास लेने को 1-1.5 घंटे की ले सकते हैं, ज्यादा लेगे तो आप झेल नहीं पाओगे, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस है, बिल्कुल तरीके से और अगर अच्छे से ढंग से पढ़ो ना तो इसमें इंटरेस्ट भी आएगा, मजा भी आएगा और समझ में भी आएगी, समझने का मजा भी आएगा, ठीक है ना दोस्तों। कहते हैं ना
कि हिम्मत रख बंदे यूं मत हार, हिम्मत रख बंदे यूं मत हार, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों किसी से कमजोर नहीं आंकना है, कोई आदमी अपने आप में कमजोर नहीं होता है। जब भगवान ने हमारे को इतना एबल बनाया है कि अगर आप यहां तक पहुंचे हो, अगर आप इस चैनल तक पहुंचे हो जहां पर आपको एकदम क्वालिटी मैटर और अच्छी चीजें और सारी की सारी चीजें, पॉलिटिकल साइंस का मैं आपको लिख के दूंगी, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा। आप पुराने पेपर उठा के देख लेना, कैसे पेपर उठा के देख लेना, कोई कोचिंग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिए वो देख लेना, क्योंकि मैं सारी की सारी किताबें 20-30 किताबें छान के फिर आपके लिए कंटेंट तैयार करता हूं। ठीक है, हमारी टीम फिर आपके लिए कंटेंट तैयार करती है, फिर मैं उसका ध्यान रखता हूं और फिर मैं आपके सामने पेश करता हूं। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को यही और करते हैं। आज की क्लास का ब्रीफ में रिवीजन करवाता हूं। आपने स्टार्ट किया था संविधान सभा की मांग से 1895, 1922, 1924, 1934, 1936, 1938, 1940, 1942, 1946 कैबिनेट मिशन 46 पे आ गया था। संविधान सभा 389 सीटें, 2 में बांट दो 296, 93, 93 देश इजाजत को दे दो, 296 को 2 भागों में बांट दो 292, 4। जिन्हें क्या कराना है, चुनाव 3 वर्गों में बांट दो, मुस्लिम, सिख और सामान्य, 213, 73, 79 और 4। याद रही कहानी, जिता दो उनको, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने दो किसको, मुस्लिम लीग को। किसने, बंगाल के पीएम सुहरावर्दी ने सबसे ज्यादा उसमें भाग लिया था सीधी कार्रवाई दिवस में। कब, 16 अगस्त 1946 को मनाया। क्यों मनाया, अपनी स्थिति कमजोर देखते हुए कि संविधान सभा हमारे कोई पूछेगा नहीं। हालांकि दोस्तों ऐसा नहीं था, भारत में सारे के सारे जो धर्म है उनको समान मान्यता मिलती है। ठीक है, बाकी देशों में नहीं है, जहां पर जो बहुल्य होते हैं, जो ज्यादा संख्या होते हैं उनको मान्यता मिलती है। भारत में बिल्कुल ही ऐसा नहीं है। ठीक है, ये आपने खुद ने फील किया होगा कि जहां भी कहीं किसी के साथ के मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है, तो वहां भी नहीं किया जाता, लेकिन उनकी ऐसा था कि उनको लगा ऐसा कि यार अपने साथ भेदभाव हो सकता है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। प्रस्ताव जेबी कृपलानी, फ्रांस की परंपरा को अपनाते हुए सबसे वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सिद्धार्थ सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, उसका क्या काम होता है, किस प्रकार काम करता है, वो सारी की सारी चीजें दोस्तों अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बोलो यहां तक की कहानी आपको समझ में आई? ठीक है, तो अपने 5 पॉलिटी क्लास हो चुकी है। अगर आपको कोई दिक्कत हो, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। कभी भी आप वीडियो देखो, मेरे जो अपना स्लाइड वीडियो खत्म होने के बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए रहते हैं, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो कि सर मैं इस प्रकार से प्रॉब्लम है, ये वाला चीज हमारे को समझ में नहीं आई है, तो मैं दोबारा यहाँ समझा दूंगा, आपको छोटा सा वीडियो बना के भेज दूंगा, अपने कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस को भगाने का एक ही उपाय है, घरों के अंदर रहें, सुरक्षित रहें। आज के लिए इतना ही करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।